फिर तो आप हमसाए ही हो गए। चलें, रोल्स ऑफ तो पहले लीडर एंड मैनेजर के लीडर। डिफरेंसेस। हाँ, लीडर एंड मैनेजर की जो है वो असाइनमेंट आप लोगों को दी थी, तो कर ली आप लोगों ने? यस सर। बताएं बेटा उसको। सर सबसे पहले जो लीडर है वो सिर्फ लीडर जो है वो कोच कर सकता है अपने एम्प्लॉयज को, वो कोच करता है अपने एम्प्लॉयज को, उनको सिखाता है, जबकि मैनेजर सिर्फ उनको ड्राइव करता है। ठीक है, और लीडर जो होता है वो इंथुजियाज्म जनरेट करता है, जबकि मैनेजर होता है वो एक फियरफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है फॉर द एम्प्लॉयज। राइट। मैनेजर सिर्फ यूज कर रहा होता है अपने एम्प्लॉयज को, पीपल को फॉर द बेनिफिट, जबकि लीडर जो होता है वो डेवलप करता है उनको एज देयर स्किल एज वेल। मैनेजर काफी हद तक क्रेडिट लेता है काम के लिए कि ये काम मैं कर रहा हूँ बिकॉज वो टॉप पे होता है, जबकि लीडर की क्वालिटीज में है कि वो क्रेडिट देता है, लोगों को अप्रिसिएशन देता है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा मैनेजर टुडे पे फोकस करता है, लीडर एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी, लॉन्गर रन की चीजें देखने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक हो गया बेटा, बिल्कुल आपने जो सही बताया है, और आई रियली अप्रिशिएट कि कम से कम आपने जो है वो खुद से मुझे असाइनमेंट के लिए याद करवाया, और आपने असाइनमेंट की भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। चलिए बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है द रोल्स ऑफ मैनेजर। मैनेजर के जो है वो रोल क्या होते हैं। तो मैनेजर के 3 तरह के रोल्स होते हैं। सबसे पहला रोल उसका होता है इंटरपर्सनल रोल। नंबर 2 इंफॉर्मेशनल रोल, एंड नंबर 3 डिसीजनल रोल। ठीक हो गया? इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड डिसीजनल रोल। इंटरपर्सनल रोल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कौन सी? पहली आपकी होती है बेटा एज ए फिगर हेड। फिगर हेड का मतलब क्या होता है? फिगर हेड का मतलब होता है फेस होना। जैसे कि अगर कि हम में से कोई शख्स किसी कंपनी का मैनेजर है, और हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनविटेशन आता है कि जी किसी कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाया जा रहा है, तो हमारी कंपनी में से कोई भी बंदा अगर उस कॉन्फ्रेंस में अटेंडेंस शो कर देगा, उस कॉन्फ्रेंस में चला जाएगा, तो वो क्या होगा? कंपनी का फिगर हेड होगा। उसकी प्रेजेंस पूरी कंपनी की प्रेजेंस कंसीडर की जाएगी। हमारा नॉर्मली ऐसे होता है ना कि हमारे घरों में भी कि खुदा ना खास्ता कहीं पर कोई क्या कहते हैं फौतगी हो जाए, तो हमारे पूरे घर वाले नहीं जा सकते, तो घर का कोई एक मेंबर भी चला जाए तो वो पूरे घर की रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। तो वो जो एक बंदा गया होता है वो क्या होता है? कंपनी का या घर का फिगर हेड होता है। इसी तरह मैनेजर भी कंपनी का फिगर हेड होता है। मैनेजर की किसी भी मीटिंग में, किसी भी सेमिनार में, किसी भी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंस कंपनी की प्रेजेंस कंसीडर की जाती है। दूसरा मैनेजर का रोल होता है लीडर का। इसने लीडर का रोल प्ले करना होता है। इसने लोगों को प्रॉब्लम से निकालना होता है। किसी भी मेंबर को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मैनेजर की तरफ देखेगा कि मैनेजर मुझे मुसीबत से निकलने में मदद करे। अगर मैं आप लोगों का मैनेजर हूँ और आप लोग मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, तो अगर आप लोग किसी मुसीबत में फंसते हैं, किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो आप लोग मेरी तरफ देखेंगे कि अब सर से गाइडेंस लेते हैं कि कैसे हमने यहाँ से निकलना है। ये रोल लीडर का रोल होता है। उसके बाद बेटा इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल को डिवाइड करते हैं हम 3 टाइप्स में। एक होता है मॉनिटर। मैनेजर कंपनी का मॉनिटर होता है। उसने कंपनी के अंदर ये मॉनिटर करना होता है कि कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही, कंपनी के अंदर तमाम एम्प्लॉय सही तरीके से काम कर रहे हैं, कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्शन में किसी चीज में कोई गफलत तो नहीं हो रही, आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हो रहा है, कस्टमर की जो डिमांड्स हैं उसको आप सही तरीके से पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपका कारोबार सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसकी मॉनिटरिंग किसने करनी है? मैनेजर ने करनी है। उसके बाद डिसेमिनेटर। बेटा इमरान, मुझे एक बात बताएं, इमरान खान कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ देखा आपने? कभी इमरान खान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा आप लोगों ने? बहुत कम सर। बहुत कम। हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करता है? फवाद चौधरी या जो और लोग हैं, वो एक्चुअली इसी तरह समझ लें कि इमरान खान एक कंपनी चला रहा है और ये फवाद चौधरी और ये दूसरे लोग उसके मैनेजर हैं। ठीक है, उसके मैनेजर हैं। तो हाँ, वो मैं बताता हूँ, मैंने इसको खुद स्किप किया, मैं उसको आखिर में बताता हूँ। तो अगर कोई भी पीटीआई का
नया प्लान करती है, कोई उन्होंने इंफॉर्मेशन देनी है, तो इमरान खान आके लोगों को बताएगा कि इमरान खान के नीचे जो उसके मैनेजर्स हैं वो बताएंगे? ऑब्वियसली मैनेजर्स बताएंगे। इमरान खान के मैनेजर फवाद चौधरी है। फवाद चौधरी का काम ये होगा कि उसने जो भी इंफॉर्मेशन उसे इमरान खान की तरफ से मिलती है, उसने उसको क्या करना है, डिसिमिनेट करना है। कहाँ, किनको डिसिमिनेट का मतलब होता है फैलाना है इंफॉर्मेशन को। किसके पास फैलाना है? आम लोगों को फैलाना है कि हम लोग ये काम करने जा रहे हैं, पीटीआई लॉन्ग मार्च करने जा रही है, पीटीआई नून लीग के खिलाफ केस करने जा रही है। ये इंफॉर्मेशन इमरान खान नहीं देगा, बल्कि कौन देगा? उनके मैनेजर देंगे। कंपनीज में भी यही होता है, जो कंपनी का ओनर होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता होता है कंपनी का मैनेजर, वो कंपनी के बिहाफ पे करता होता है। तो ये उसका दूसरा रोल होगा डिसिमिनेटर का। तीसरा रोल बेटा होता है स्पोक्स पर्सन का। बेटा नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि स्पोक्स पर्सन कंपनी के बिहाफ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, ये मैनेजर का काम है। अगर खुदा ना खास्ता कंपनी में कोई हादसा हो गया, तो मीडिया ने आकर सबसे पहला सवाल किससे करना है? मैनेजर से करना है, क्योंकि वो स्पोक्स पर्सन है कंपनी का। इसी तरह मैनेजर सिर्फ कंपनी का स्पोक्स पर्सन नहीं होता, बल्कि अपने वर्कर का भी स्पोक्स पर्सन होता है। मिसाल के तौर पे मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूँ, तो उस कंपनी का मैनेजर होने के नाते मेरे जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, उनके मसले मसाइल को अपर मैनेजमेंट तक पहुंचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। उनका स्पोक्स पर्सन मैं बनूंगा। तो ये होते हैं बेटा इंफॉर्मेशनल रोल। और उसके बाद आपके आ जाते हैं डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल में पहला रोल होता है निगोशिएटर का। मैनेजर ने निगोशिएट करना है कस्टमर्स के साथ। जो कंपनी का ओनर होता है वो कभी भी कस्टमर्स के साथ निगोशिएट नहीं करता। वो किसके साथ निगोशिएट करता होता है? वो निगोशिएट करता होता है मैनेजर के साथ। कस्टमर जो है वो मैनेजर के साथ निगोशिएट करता है। अब अगर आपने कोई चीज सेल करनी है, तो आप मार्केटिंग मैनेजर के साथ जो है वो बात करेंगे। मार्केटिंग मैनेजर कस्टमर के साथ मुलाकात करेगा, उसके साथ डील फाइनल करेगा, और फिर वो डील फाइनल होने के बाद वो चीज सेल हो जाएगी, मुनाफा जो है, प्रॉफिट जो है वो कंपनी के ओनर को मिल जाएगा। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि आपकी बड़ी कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, और मल्टीनेशनल कंपनी का जो मैनेजर वो ओनर है वही जाकर डीलिंग कर रहा हो। कभी बिल गेट्स नहीं जाता, कभी जो है वो एलन मस्क नहीं जाता, कभी जो है वो आपका ये क्या कहते हैं दूसरे लोग नहीं जाते, क्योंकि इन्होंने मैनेजर रखे हुए इस काम के लिए। उसके बाद मैनेजर का नेक्स्ट रोल क्या होता है? मैनेजर का नेक्स्ट रोल होता है डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई मसला मसाइल हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई दंगा फसाद हो जाए, तो उस दंगा फसाद को, उस मसले मसाइल को, उस हड़ताल को, उस एहतजाज को रोकना, उसको कंट्रोल में लाना जिम्मेदारी होगी मैनेजर की। उसके बाद रिसोर्स एलोकेटर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेली बेसिस पे डिफरेंट काम होते हैं। लोगों को खाना प्रोवाइड करना, कोई मशीन खराब होगी उस मशीन के लिए पैसे लेके आना, कोई मेंटेनेंस का काम हो रहा है, उन तमाम चीजों के लिए जो रिसोर्स प्रोवाइड करने हैं, जो पैसा देना है, वो मैनेजर ने देना। और आखिर में होता है एंटरप्रेन्योर। ये क्या करता है? मैनेजर जो होता है कंपनी का छोटा मालिक होता है। कंपनी के ओनर के बिहाफ पे ये कंपनी के अंदर डिसीजन लेता है। मिसाल के तौर पे अगर कंपनी के अंदर नई पार्किंग प्लेस बनने जा रही है, तो वो ये पार्किंग बनाने की जरूरत है। पार्किंग प्लेस बनाने के लिए वो जाके ओनर से नहीं परमिशन लेगा, बल्कि उसको ओनर ने ये राइट दिया है कि वो अपने बिहाफ पे वो पार्किंग प्लेस बना सकता है। अगर कोई नया डिपार्टमेंट बनाना तो नया डिपार्टमेंट बना सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो एंटरप्रेन्योर के तौर पे मैनेजर की इस्तेमाल होती है। तो ये बच्चा 3 किस्म के रोल थे मैनेजर्स के, जो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। कोई समझ नहीं आई तो बताएं। सर फिगर हेड दोबारा बता दें। बेटे फिगर हेड होता है कंपनी का फेस। जो मैनेजर होता है वो कंपनी का फेस होता है। किसी भी ऑफिशियल मीटिंग में, किसी भी सेमिनार में, किसी भी कॉन्फ्रेंसेस में अगर कंपनी का ओनर नहीं जा सकता, तो वहां पर मैनेजर जाता है, और मैनेजर की प्रेजेंस कंपनी की प्रेजेंस से जिक्र की जाती है। जिस तरह जो गूगल का मैनेजर है वो कौन है? एक्चुअली सीईओ, जो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सुंदर साहब है ना वहां के सीईओ। सर वो इंडिया का है ना? इंडिया का है, लेकिन असल ओनर तो गूगल का वो नहीं है ना, असल ओनर तो कोई और है। तो
वो, लेकिन लोग अब उसके नाम से गूगल को जानते हैं, या जब उसका नाम आता है तो फौरी तौर पे गूगल कंपनी माइंड में आती है। और वो क्यों आती है? क्योंकि वो कंपनी का फेस बन चुका है। तो ये जो है वो रोल है किसके? मैनेजर्स के। अब उसके बाद बेटा एक चीज मुझे बताएं, मोटिवेशन क्या होती है? सर मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जिससे इंसान में एक ऐसी एनर्जी आती है जो अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और कोई बच्चा? सर किसी काम को करने की वजह। किसी काम को करने की वजह, एक डेफिनेशन और आ जाए। सर स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन, ठीक हो गया। देखिए बेटा, क्या होता है कि ये जो आपके होते हैं ना मोटिवेशन, मोटिवेशन इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच इनकरेज यू टू डू समथिंग। मतलब एक ऐसी फोर्स है इन मोटिवेशन जो आपको कोई ना कोई काम करने पे मजबूर करती है। हमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यही देखना है कि मोटिवेशन की थ्योरीज क्या है और किस तरह से मोटिवेशन का इस्तेमाल करके वर्कर्स को ज्यादा काम दिया जा सकता है और कंपनी को फायदा पहुंचाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मोटिवेशन की हम थ्योरीज देख लेते हैं। सर इसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी कह सकते हैं ना? नहीं नहीं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग इज समथिंग एल्स। इमोशनल ब्लैकमेलिंग इज वो, और ये आपकी, ये क्या कहते हैं इसको, ये आपको एक पॉजिटिव वाइब देती है जिससे जो है वो आप कुछ करने के काबिल हो जाते हैं। अब थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में जो सबसे पहली थ्योरी है वो है इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये बिजनेस एड के अंदर जो है वो पहली थ्योरी है बेटा। इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बहुत मुश्किल है, थोड़ा ध्यान लगा के आपने जो है वो उसको समझना है। इक्विटी थ्योरी ऑफ इमोशन का मतलब ये है कि एक है एम्प्लॉय फखर और एक है इमाम। जो फखर है, फखर करता है, 8 घंटे काम करता है, बीएससी इंजीनियरिंग की हुई है इन्होंने, और इनकी वजह से कंपनी को हर महीने 10,000 रुपए का जो है वो प्रॉफिट भी होता है कंपनी को। इमाम सेम 8 घंटे काम करता है, उसकी भी इंजीनियरिंग है और ये भी कंपनी को 10,000 रुपए प्रॉफिट देता है। लेकिन सॉरी, इसका फील्ड मार्केटिंग करते हैं, इनका फील्ड मार्केटिंग है, लेकिन प्रॉफिट ये भी कंपनी को 10,000 का देते हैं। अब कंपनी जो सैलरी लगाती है वो किसकी होती है? इसकी सैलरी है 1 लाख, इसकी सैलरी है 2 लाख। क्या फखर सेटिस्फाइड होगा या डिससेटिस्फाइड होगा? नो सर। और आपको बच्चे बताए कि फखर इस सैलरी से सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड? सर डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड क्यों है? सर क्योंकि वो भी उतना प्रॉफिट दे रहा है और बिल्कुल उसको सही बात 1 है। लाख सैलरी मिल रही है, और इमाम भी उतना ही प्रॉफिट दे रहा है और उसको 2 लाख सैलरी मिल रही है। 2 लाख सैलरी इसको मिली है। बेटा देखें, यही चीज क्या होती है, इसको बोलते हैं इनइक्विटी। इनइक्विटी, या आप इस कह सकते हैं अनइक्वालिटी, नाइंसाफी। जब किसी भी कंपनी में किसी वर्कर के साथ नाइंसाफी होगी तो फिर क्या होगा? वो वर्कर कंपनी छोड़ के चला जाएगा। वो अच्छे से काम करेगा या अगर नहीं भी छोड़ के जाता तो क्या वो मोटिवेट होकर काम करेगा, डिमोटिवेट होकर काम करेगा? वो डिमोटिवेट ऑफ होगा। कोर्स डीमोटिवेट। वो कहेगा मैं क्यों इतनी मेहनत करूं जब मेरी मेहनत का सिला मुझे कुछ नहीं मिल रहा। इसका फार्मूला होता है इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट। कहते हैं जो दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन होता है, ये ए वर्कर हो गया और इसी तरह इनपुट, अगर आवाज माइक बंद कर ले बेटा, डिवाइडेड बाय आउटपुट, और ये बी एम्प्लॉय हो गया। इन दोनों के दरमियान क्या होनी चाहिए? इक्वलिटी होनी चाहिए कि जो ए की इनपुट और आउटपुट की रेशियो है वो इक्वल होनी चाहिए किसके? बी की इनपुट और आउटपुट की रेशियो के। अब इनपुट क्या चीज होती है?
इनपुट फखर की बात करते हैं। फखर की इनपुट ये है कि वो अपना टाइम देता है। टाइम कितना देता है? 8 घंटे। सिंसेरिटी है उसके अंदर, उसके अंदर पंक्चुअलिटी है, ओवर टाइम बगैर सैलरी के लगाता है कंपनी के लिए, कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करने में मदद कर रहा है, यानी कि कंपनी के लिए प्रॉफिट लेके आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बस ये भी ये रखते हैं। तो अगर इसकी इनपुट ये है तो इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए कि बुरी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। आउटपुट क्या होनी चाहिए? गुड सैलरी, इंसेंटिव्स, एक्नॉलेज इसके जो है वो किया जाए इसके एफर्ट्स को, एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए इसको, बोनसेस मिलने चाहिए, ये इसका हक है, ये इसकी आउटपुट होनी चाहिए। सिमिलरली अगर हम करते हैं एक और बच्चे का, एक और पर्सन का देख लेते हैं। अब ये इनपुट है इमाम का। इमाम के इनपुट में टाइम ये है, रिलेटिव है, सिंसियरिटी उसके अंदर भी, रेवेन्यू वो भी जनरेट करके दे रहा है, तो उसकी आउटपुट भी यही होनी चाहिए। लेकिन जितनी चीजें उसको मिली हैं वो इसको नहीं मिलनी चाहिए, इसको थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए, क्योंकि इसकी जो इनपुट है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन क्या होता है, सैलरी कंपनी इसको ज्यादा दे देती है, बिकॉज या तो ये खूबसूरत मौत है, या ये कंपनी की फूफो का बेटा है, या कोई और वजह है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोगों को ज्यादा सैलरी देती है। ये एक टर्म या सो एक अलमिया समझ लें कि जो इंजीनियरिंग के लोग होते हैं उन्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कम सैलरी मिलती है, जो मार्केटिंग के लोग होते हैं उनकी सैलरी काफी ज्यादा होती है। हालांकि वो रेवेन्यू जनरेट करके दें या ना दें, लेकिन उनकी सैलरी ज्यादा होती है। तो जब दोनों लोग अपना कंपैरिजन करेंगे, फखर और इमाम दोनों ही दोस्त हैं, दोनों सेम ही लेवल के, सेम ही काम कंपनी के लिए कर रहे हैं, तो जब फखर को पता चलता है कि भाई इमाम की सैलरी जो है वो मुझसे ज्यादा है, तो फखर अंदर ही अंदर डिसहार्ट होता है कि यार ये तो मेरे साथ ज्यादती हो रही है। इसका मतलब ये है कि मैं मुफ्त में कंपनी के लिए क्यों काम करूं, मतलब इतनी पंक्चुअलिटी क्यों शो करूं, क्यों छुट्टियां ना करूं, क्यों मैं जो है वो एंजॉय ना करूं, मैं क्यों पागल हूं जो सुबह सुबह कंपनी में आके बैठ जाता हूं। मैं भी आज से एंजॉय करूंगा, मैं भी छुट्टियां करूंगा, मैं भी काम से जान छुड़ाऊंगा। जब चीज एक जैसी मिल रही है, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है ज्यादा सर खपाने की। तो कंपनी ने अपना एक लॉयल एम्प्लॉय जो है वो खो दिया। तो फिर ऐसी सूरत में आप कंपनी को क्या रिकमेंड करेंगे कि फखर को सैलरी ज्यादा देनी चाहिए थी कि कम देनी चाहिए थी? ऑफ कोर्स ज्यादा सर। बिजनेस सर एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल ये कर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि फखर को सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए थी, या फिर दोनों को इक्वल कर दें। ठीक है, दोनों को अगर इक्वल लेकिन इक्वल उस सूरत में करें, इक्वल लिखें, इक्वल उस सूरत में करें जब इक्वल भी गलत होगा, इक्वल भी बेटा गलत होगा। इक्वल को देखें, फखर एफर्ट ज्यादा लगा रहा है तो सैलरी भी उसको इक्वल मिले। इक्वल उस सूरत में होनी चाहिए जब दोनों की एफर्ट, दोनों की इनपुट बराबर हो, फिर आपने दोनों को सैलरी बराबर देनी और दोनों आउटपुट भी आपको बराबर देने। लेकिन अगर एक इनपुट कम लगा रहा है और एक इनपुट ज्यादा लगा रहा है, आउटपुट दोनों की जो बराबर आ रही है, तो आप कहें जी नहीं जी, वो जिसने इनपुट ज्यादा लगाई है या कम लगाई है, हमें उससे कोई फर्क नहीं है, हमें आउटपुट से फर्क पड़ता है, तो हम जो है वो दोनों को बराबर सैलरी देंगे। आपको इनपुट के हिसाब से भी कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा। तो ये जो थ्योरी है आपकी, ये क्या है आपकी, कहलाती है इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। और इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का मेन आइडिया क्या है कि वर्कर्स को जो आपने सैलरी देनी है, जो इनको इंकरेजमेंट देनी है, वो किसके हिसाब से देनी है? उनकी इनपुट और आउटपुट के हिसाब से। जिसकी इनपुट ज्यादा उसकी सैलरी ज्यादा, या जिसकी इनपुट और आउटपुट की रेशियो ज्यादा आएगी उसकी सैलरी ज्यादा, जिसकी इनपुट और आउटपुट की रेशियो कम आएगी उसकी सैलरी कम होगी। सर इसमें जो इमाम का इनपुट आपने लिखा उसमें एक मीडियोकर और रिलेटिव वर्ड लिखा, उसका क्या मतलब है?
मीडियोकर का मतलब बच्चे लिखा है कि वो इतना पंक्चुअल नहीं, वो छुट्टियां ये- कर लेता है। वो छुट्टियां थ्योरी में इसका क्या मतलब है? किसका मतलब बेटा? थ्योरी में इसका क्या मतलब है, मीडियोकर और ये रिलेटिव? बेटा थ्योरी में इसका मतलब ये है कि ये उसकी इनपुट है, कि उसकी इनपुट में ये है कि वो इतना पंक्चुअल नहीं है, और ना ही एक तो वो पंक्चुअल नहीं, छुट्टियां ज्यादा करता है, इसका मतलब उसकी इनपुट अच्छी नहीं है। और रिलेटिव का मतलब ये है कि वो कंपनी के ओनर का या मैनेजर का रिश्तेदार है, जिसकी वजह से उसकी इनपुट ये बनती है कि रिश्तेदार होने का उससे फायदा मिलती है, ये उसकी इनपुट काउंट करें। नेपोटिज्म। जी, नेपोटिज्म कंपनी में काउंट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो आपके सामने आती है वो है हर्ट्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हर्ट्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या कहती है कि ये कहती है कि मोटिवेशन के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक होते हैं आपके हाइजीन फैक्टर्स, और दूसरे आपके होते हैं मोटिवेटर्स। अब बात बड़े गौर से समझनी है। जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, ये अगर किसी वर्कर को दिए जाएं, तो उससे क्या होगा? नो मोटिवेशन। अगर किसी वर्कर को आप हाइजीन फैक्टर्स देते हैं तो वो मोटिवेट नहीं होगा, और अगर नॉट गिवन तो फिर क्या होगा? वो डीमोटिवेट हो जाएगा। हाइजीन फैक्टर के बारे में कहा जाता है, हर्ट्जबर्ग ये कहता है कि अगर आप किसी बंदे को वो जो हाइजीन फैक्टर है वो देंगे तो उससे क्या होगा? वो मोटिवेट नहीं होगा, नहीं देंगे तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा। और मोटिवेटर्स क्या है? मोटिवेटर्स ये हैं कि अगर आप किसी बंदे को देंगे तो वो मोटिवेट होगा, नहीं देंगे तो क्या होगा? डीमोटिवेट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाइजीन फैक्टर्स की बात करते हैं। मुझे एक बात बताएं, आप एक कंपनी में जॉब करती हैं, आयशा कदीर, आपसे मैं सवाल करता हूं, बेटा सामने है, आप एक कंपनी में जॉब करती हैं, पूरा महीना काम करने के बाद आपको सैलरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो ऑब्वियसली मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। कंपनी आपको सैलरी देती है तो सैलरी लेके आप मोटिवेट हो जाएंगी कि कंपनी ने मेरे पर एहसान कर दिया? नहीं सर, वो तो मेरा राइट था ना। आपका राइट है, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी, आपको आपका राइट मिला है। और अगर आपको सैलरी नहीं दी जाती तो सर ऑब्वियसली मैं डिमोटिवेट होंगी और छोड़ दूंगी फिर। तो सैलरी क्या होगा? हाइजीन फैक्टर होगा या मोटिवेटर होगा? कौन सा फैक्टर होगा? हाइजीन हाइजीन। होगा, हाइजीन। हाइजीन, हाइजीन फैक्टर होगा। सिमिलरली अगर आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो आपका अगर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, आपका आप एक क्या कहते हैं ऑफिसर रैंक पे आप काम कर रहे हैं, आपका एक अच्छा कैबिन होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपको जो है अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, ये आपका राइट है। अगर गवर्नमेंट या कंपनी आपको ये एनवायरनमेंट देती है तो क्या गवर्नमेंट या कंपनी आपके ऊपर एहसान कर रही है? नो सर। एहसान करी ना, ये आपका राइट है, तो आप मोटिवेट नहीं होंगे। लेकिन अगर कंपनी आपको ये चीजें नहीं देती डीमोटिवेट होंगे सर। फिर डीमोटिवेट हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे नहीं यार ये तो गलत चीज हो गई, मतलब मेरा हक था मुझे नहीं मिला। तो हाइजीन फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर जो अगर दिए जाएं तो मोटिवेशन नहीं होगी, ना दिए जाए तो डीमोटिवेशन होगी। अब एक हाइजीन फैक्टर आप लोग मुझे बताएं, कोई भी एक अब जो आपके माइंड में आए, कोई एक हाइजीन फैक्टर आप मुझे बता दें। सर अगर टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ाएगा तो कोई मोटिवेट तो नहीं होगा ना, क्योंकि उसे लाजमी नहीं पढ़ना है। अगर टीचर नहीं पढ़ाएगा तो वो डीमोटिवेट होगा कि टीचर पढ़ा नहीं रहा नहीं, क्यों नहीं सही है। सही एग्जांपल दे, मजाक नहीं, सही एग्जांपल दे भाई, सही बताएं। चले, आप जब तक लेक्चर कंप्लीट होता है, मैंने आखिर में आपसे एग्जांपल पूछनी है इसकी। मोटिवेटर्स क्या होते हैं?
मोटिवेटर्स वो चीज होती है जो आप किसी को देंगे तो मोटिवेट होगा, नहीं देंगे तो डिमोटिवेट होगा। मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो कंपनी को हर महीने लाखों रुपए का फायदा दिया है, तो मेरा हक बनता है ना कंपनी मुझे बोनस दे, मेरा हक बनता है कंपनी मुझे प्रमोशन दे, मेरा हक बनता है कंपनी मुझे जो है वो कार दे। अगर कंपनी मुझे ये चीजें देती है तो मैं मोटिवेट होऊंगा या डिमोटिवेट होऊंगा? मोटिवेट। मोटिवेट होगा, क्योंकि ये मेरा हक नहीं है, लेकिन एक एथिकली देखा जाए तो मेरा हक है, क्योंकि मैं कंपनी को इतना फायदा दे रहा हूँ, करोड़ों का फायदा दे रहा हूँ। तो कंपनी को भी चाहिए कि मुझे कुछ बोनस दे, मुझे कुछ प्रमोशन दे, मुझे कुछ गाड़ी शाड़ी ला दे, कोई मरी का चक्कर लगवा दे, कोई वीजा करवा दे मुझे। तो ये मेरे लिए मोटिवेशन होगी। और अगर कंपनी मुझे नहीं देती ये चीजें, कंपनी कंजूस बहुत है, फिर क्या होगा? मैं डिमोटिवेट होऊंगा या मोटिवेट होऊंगा? फिर फिर कंपनी डिमोटिवेट। जाए भाड़ में। कंपनी जाए भाड़ में। मैं कहूंगा यार मुझे क्या जरूरत है इतनी सर खपाने की, इतनी एफर्ट लगाने की? मेरे साथ वाला कोलीग है वो सारा दिन आता है, सारा दिन बैठा मोबाइल पे फोन पे बातें करता रहता है, घर चले जाता है, उसको भी बोनस नहीं मिलता, मैं इतना काम करता हूँ मुझे भी बोनस नहीं मिलता, तो फिर फायदा क्या मुझे करने का? तो इसलिए मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ। अब मैंने कोई काम नहीं करना, मैंने कहना है भाई जो चलता है ना जैसे ऐसे चलाओ, फिर कंपनी सीधी हो जाएगी। ये दो चीजें हैं। तो कंपनी कहती है कि अगर आप अपने वर्कर्स को मोटिवेट रखना चाहते हैं तो आपने दो काम करने हैं, एक उनको हाइजीन फैक्टर देने हैं, दूसरा उनको क्या देना है? मोटिवेटर्स देने हैं। आप में से कोई पैकेजेस लाहौर में काम कर चुका है? पैकेजेस में नो सर। पैकेजेस में यही होता है कि आपको डेली बेसिस पे टास्क मिले होते हैं, आप उन टास्क को कंप्लीट करें, आपका बोनस आपके अकाउंट में चला जाता है। और एट द एंड ऑफ द मंथ आप अपनी सैलरी के साथ, अगर आपकी बेसिक सैलरी 40,000 है तो 20,000 का आपका बोनस लगा होता है। जब कंपनी ये बोनस आपको दे रही है, डेली बेसिस पे दे रही है, तो वर्कर्स का काम करने का दिल करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, खुश होकर करेंगे। अब पैकेजेस में बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होता है, आप जाए तो हर बंदा, क्योंकि हर बंदे के अपने अपने गोल्स हैं, उसको पता है कि मेरा बोनस मिलना है, मैनेजर को भी पता है मैं अच्छा काम करूंगा मुझे बोनस मिलेगा, नीचे जो लोग हैं उनको लगेगा। हर बंदा अपने बोनस को लेने के लिए अच्छा काम करता है, और जब अच्छा काम करेगा तो फिर ऑटोमेटिकली किसको फायदा होगा? कंपनी। कंपनी को। उसके बाद तीसरी थ्योरी है बेटा जो मोटिवेशन की, दैट इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या कहती है? देखिए बेटा, रीइंफोर्समेंट क्या होती है? रीइंफोर्समेंट ये होती है कि हम किसी भी पर्सन को लालच देकर, पैसे देकर अपना काम करवाने। मिसाल के तौर पे क्या होता है, हम लोग अक्सर जब हम कॉलेज के यूनिवर्सिटी के टाइम पे थे तो अक्सर खाना खाने हम लोग फैसल टाउन जाया करते थे, या तो फैसल टाउन में हमने खाना खाने आना, तो हमने खाना खाने के बाद जो है ना लाजमी 5-10 रुपए जो बचते होते थे वो टिप दे जानी वेटर को। तो वो जब हम खाना खाने आते तो जो वेटर होता था ना, हमें देख के पागल हो जाता था, वो सारों के काम छोड़ के हमारे काम करता था। क्यों करता था ऐसा? सर वो थोड़ी क्यों? सी उसको मोटिवेशन मिल जाती थी। उसको आप मोटिवेशन खुद मिलती थी, उसे लालच होती थी कि अगर मैं इनका काम करूंगा तो ये मुझे आगे ज्यादा टिप भी दे सकते हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी कुछ इसी तरह से बात करती है कि आप किसी भी पर्सन से अच्छा काम मजीद करवा सकते हैं अगर आप उसको क्या दें? रीइंफोर्समेंट दें। और रीइंफोर्समेंट दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और दूसरी कौन सी होती है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। बेटा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपके घर में आपका छोटा भाई है और वो नमाज नहीं पढ़ता, आप उसे कहती हैं कि अगर तुम नमाज पढ़ने जाओगे तो हर नमाज के बाद तुम्हें 5 रुपए दूंगी। अब वो बच्चा सिर्फ 5 रुपए की लालच में नमाज मस्जिद में जाके बैठ जाता, पढ़ता नहीं, तो सिर्फ मस्जिद में बैठा रहता है, लेकिन जाता 5 वक्त है। डेली बेसिस पे जब उसे 5 रुपए मिलेंगे और वो मस्जिद में जाना शुरू कर देगा, तो क्या उसकी मस्जिद में जाने की आदत बन जाएगी कि नहीं बनेगी? बन जाएगी। बन जाएगी। फिर वो एक दिन जाके नमाज पढ़ना भी शुरू कर देगा, जब देखा देखी उसे जब थोड़ी सी अकल आएगी, बड़ा होगा तो उसे नमाज भी शुरू कर देगा। ये उसकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। आपने क्या किया? उसे किसी लालच में कोई गिफ्ट उसे देके, कोई रिवॉर्ड देकर उससे अच्छा काम करवाना शुरू कर दिया।
इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट अगर थोड़े बहुत गलती भी करता है और टीचर उसको अप्रिशिएट करता नहीं, यार आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या वो स्टूडेंट अगली दफा और अच्छा काम करेगा कि वो दिल छोड़ के बैठ जाएगा? वो मजीद अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यार मुझे एक रिवॉर्ड मिला है। अगर आप लोग, कोई बंदा अच्छा काम करता है, सपोज एक मेरी कंपनी है, मुझे एक बंदे ने जो है वो 1 करोड़ का प्रॉफिट दे दिया है, तो मैं उस बंदे को कहता हूँ चलो जी 5 लाख तुम्हारा हो गया, एंजॉय करो। अब उस बंदे को 5 लाख मिला है, तो क्या वो अगली दफा मुझे 2 करोड़ का प्रॉफिट देने का सोचेगा कि नहीं सोचेगा? वो सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर 1 करोड़ पे 5 लाख मिला, 2 करोड़ दिया, तो क्या पता मुझे 10 लाख मिल जाए। तो उसके अंदर जो है वो काम को करने की अर्ज बढ़ जाएगी, डिजायर बढ़ जाएगी। दैट इज पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब आ जाते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। इट्स लाइक पनिशमेंट। ये पनिशमेंट से मिलती जुलती है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये कहती है कि आप किसी बंदे से रिवॉर्ड बैक, किसी से रिवॉर्ड छीन लें तो भी वो ठीक हो सकता है। कैसे लगता है कि किसी बंदे से रिवॉर्ड छीन लें तो वो ठीक हो जाएगा? सर जैसे No. ना पढ़ने पे फोन कॉन्फिस्केट करते हैं। तो वो तो बिगड़ जाते हैं, जो बिगड़े हुए शहजादे होते हैं वो तो फिर छुपा बाहर से दोस्त का मोबाइल पकड़ के ले आते हैं। यस मैं बताता हूँ, देखें, मुझे यूनिवर्सिटी में मुझे बताया, कोई बच्चा भी बता दे कि आपकी यूनिवर्सिटी में मिनिमम कितनी अटेंडेंस चाहिए होती थी सेमेस्टर एग्जाम में बैठने के लिए? सर 75%। 80%. वेरीज करती है। सपोज हम करते हैं जी 85% जो है वो, या 75%, जितनी भी है उतनी परसेंट अटेंडेंस जो है वो आपको होनी चाहिए अगर आप एग्जाम में बैठना चाहिए। अब मुझे एक और बात बताएं, क्लास में आना, क्लास में अटेंडेंस शो करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। अब ये होता है कि जिस बंदे ने अटेंडेंस 85% शो नहीं की तो उसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं बैठने देती। जब वो एग्जाम में नहीं बैठेगा तो उसका एक सेमेस्टर या एक आधा सब्जेक्ट रह जाएगा, या एक सेमेस्टर पीछे चला जाएगा। जब वो एक सेमेस्टर पीछे चला जाएगा तो क्या अगले सेमेस्टर में, या वो अगले जब आएगा अगली दफा, वो अपनी अटेंडेंस पूरी करेगा या कम रखेगा? पूरी करेगा। पूरी करेगा। अब टेक्निकली मिली उसको सजा है, लेकिन सजा मिलने के बाद उसका बिहेवियर पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव हो गया। अगर किसी बंदे को सजा मिलने के बाद उसका बिहेवियर पॉजिटिव हो जाए तो वो क्या कहलाती है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। आप में से कोई किसी कंपनी में जॉब करता होगा, आपको सैलरी मिलती है। कुछ कंपनीज की ये पॉलिसी होती है कि जो वर्कर छुट्टियां करेगा, 2 से ज्यादा छुट्टियां करेगा तो उसकी सैलरी में से पैसे काट लेने। अगर एक दफा आपने जो है वो 7 छुट्टियां कर ली, आपकी सैलरी थी 50,000, कंपनी ने आपको 40,000 दिए, अगली दफा आप छुट्टियां करेंगे? सैलरी नहीं. 50,000 थी, 7 छुट्टियां करने पे कंपनी आपको 2 छुट्टियों की इजाजत थी, लेकिन आपने 5 एक्स्ट्रा कर ली। जब 5 एक्स्ट्रा कर ली तो कंपनी ने आपके 10,000 काट लिए। जब 10,000 आपके कट गए तो अगली दफा आप एहतियात करेंगे, आप बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने पैसे नहीं बचा रहे। तो ये जो 10,000 का काटना, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये हमेशा कंपनी को फायदा देती है, और फायदा हमेशा पॉजिटिव में होता है। ठीक हो गया? तो ये आपके बच्चे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन थी। अच्छा, एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वो हम लोग उसको लेटर स्टेजेस में डिस्कस करेंगे, जब साइकोलॉजी की सेशन भी होगा तब भी। वो है आपकी अब्राहम मैस्लो, इसकी जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है ये आपने पढ़ के आनी है। इसको कल हम डिस्कस कर लेंगे, या जब साइकोलॉजी के साथ भी इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये आप इसे कुछ 2 से 3 बच्चों से मैं यहाँ पे प्रेजेंट कराऊंगा। अब आ जाते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो ये है लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल्स का मतलब क्या होता है? लीडरशिप स्टाइल्स का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से, या मैनेजर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है और ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। हाँ बेटा, गूगल कर सकते हैं आप इसको।
किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है। तो इसमें जो पहला लीडरशिप स्टाइल है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और पाकिस्तान में वो चल नहीं सकता, दैट इज लेसिस फेयर। ठीक है, लेसिस फेयर जो है वो लीडरशिप स्टाइल है जो पाकिस्तान में समहाउ आपको लम्स में देखने को मिलेगा और शायद किसी यूनिवर्सिटी में नहीं आपको देखने को मिलेगा ये वाला। IBA में भी आपको मिल सकता है ये वाला। कायदे आजम वालों ने तो वैसे बनाया हुआ लेसिस फेयर अपना। लेसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है? लेसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल ऐसा स्टाइल होता है जिसमें मैनेजर जो है वो वर्कर्स को टास्क दे देता है। मिसाल के तौर पे मैं आपका मैनेजर हूं, मैंने आप लोगों को टास्क दे दिया कि आपने मुझे 1 वीक के बाद असाइनमेंट्स कंप्लीट करके देनी है। अब आपको खुली छूट है, आप ऑफिस आए ना आए, ऑफिस आए, ऑफिस आके फिल्में देखें, गाने सुने, वीडियो गेम्स खेलें, नाचे गाएं, मैंने आपको कुछ नहीं कहना, ना मैं कह सकता हूं। आप चाहे छुट्टियां करके फैमिली को लेकर टूर पे निकल जाएं, एंजॉय करें, लेकिन मुझे चाहिए क्या? आफ्टर 1 वीक असाइनमेंट क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। अगर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगी तो फिर आपको मैं क्या करूंगा? मैं एक वार्निंग दूंगा, और अगर दोबारा से आप असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर आपको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, फिर भाई जाए हम नया बंदा रख लेंगे। लेसिस फेयर की सबसे अच्छी बात यही है कि वो बंदा जो प्रेशर में काम नहीं करना चाहता, जो चाहता है कि मैं खुला डुला होकर आजादी से काम करूं, जहां मर्जी करूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो, तो वो बंदा जो है वो लेसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कराता है। आजकल जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आजकल पाकिस्तान में वैसे कोरोना के बाद जो है वो काफी ज्यादा ये जो ऑनलाइन काम चल पड़ा है, तो वो तकरीबन लोग लेसिस फेयर ही कर रहे हैं कि आप गाड़ी में बैठे हैं, शादी पे गए हुए हैं, किसी हिल स्टेशन गए हुए हैं, हर जगह पे आप जो है वो अपना काम भी कर रहे हैं और अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं। तो वो लीडरशिप स्टाइल ऑटोमेटिकली लेसिस फेयर बन गया। अमेरिका में, वेस्ट में आप यूनिवर्सिटीज देखें तो वहां पर भी यही लीडरशिप स्टाइल है। बच्चे निकर्स पहन के, शॉर्ट्स पहन के यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। बेटा कल हम इस लेक्चर को यहीं से स्टार्ट करेंगे और अभी मैं लिंक भेज रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस की क्लास के लिए, आप लोग उसको ज्वाइन करें।